हाँ जी क्लास। हेलो क्लास। हाँ जी टुडे मैम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द। हाँ जी जोरावर, कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। ठीक है। we'll be covering kinds of companies or what you can say as types of companies under Companies Act 2013। ठीक है कि कैसी कैसी कंपनीज रहती हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज में मतलब ये एक बेसिकली ये पिक्चर में आपको मतलब कि नजर आएगा कि इसमें वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बताया हुआ है। प्राइवेट इज मींस प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक मतलब पब्लिक लिमिटेड। वन पर्सन कंपनी जिसमें कि कैपिटल मिनिमम क्या चाहिए, उसे मिनिमम 1 लाख की कैपिटल चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई सपोज इट्स नॉट मतलब कि 1 लाख और सो, मतलब कि आपको एक बार क्लियर कर दूंगी मैं। और नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं इसमें 2 से लेके 200 तक चाहिए। वन पर्सन में नाम से ही मालूम है, इसको ओपीसी शॉर्ट में कहते हैं, वन पर्सन कंपनी। और अगर वन पर्सन कंपनी है तो वो अपने कंपनी का जो भी नेम होगा उसके साथ वन पर्सन कंपनी पक्का लिखेंगे, ताकि जनरल पब्लिक को पता रहे कि उनके नोटिस में रहे दैट दिस इज द कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है वो मिनिमम जो कैपिटल है मतलब कि वो 5 लाख से कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए वो 7 चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, दीज कुड बी लिस्टेड कंपनीज और दीज कुड बी अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है। लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं अपने, वो मतलब कि वो शेयर्स वगैरह प्राइवेटली उस सब के थ्रू ट्रेड हो रहे हैं एक्सेट्रा, बट दोज आर लिस्टेड कंपनीज। इसको आगे देखेंगे कि कैटेगरीज इसकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के हम फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इसके सेक्शंस हम आगे इसके बाद देखते हैं डिटेल में। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट में 2 से लेके 200 तक हो सकते हैं मेंबर। और दोनों में डिस्टिंक्शन भी हम देखेंगे। और लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है। कंपनीज कुड बी लिमिटेड और इट कुड बी अनलिमिटेड। ठीक है। लिमिटेड में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी, बट अनलिमिटेड कंपनीज में देयर कुड बी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। बहुत कम होती हैं कंपनीज, बट स्टिल मतलब कि दीज आर अलाउड। एक इसमें कंपनीज आएंगी सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनीज, इसको पहले सेक्शन 25 कंपनीज कहते थे कंपनीज एक्ट 1956 में। बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो जो सेक्शन 25 वाली थी वो बदल के सेक्शन 8 हो गई हैं। और ये कंपनीज कौन सी हैं? दीज कंपनीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रही हैं। इनका बेसिक पर्पस है चैरिटी, कॉमर्स, आर्ट, साइंस या रिलीजन, उस सब की प्रमोशन के लिए। मतलब चैरिटेबल नेचर का कोई काम मतलब है, उसकी प्रमोशन के लिए भी कंपनीज बना सकते हैं। और ये कंपनीज जो है सेक्शन 8 के अंडर आती हैं। ओके। देन नेक्स्ट इसमें है पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी, यहाँ हम इसे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं। होल्डिंग कंपनी हम उसे कहेंगे बेसिकली कि जो किसी और कंपनी में मतलब कि वो उसके कहो कि से 50% और सो मतलब कि उस कंट्रोल कर रही है उसको। ठीक है। दैट विल बी द पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी। ठीक है। जो एक अपनी सब्सिडरी हो जाएगी उसकी छोटी कंपनी। ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी किसे कहेंगे? जिसमें कि होल्डिंग कंपनी जो है कंट्रोल कर रही है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन रहेंगे, ऐसी सब चीजों को जो कंट्रोल कर रही है उसे हम कहेंगे पेरेंट कंपनी। और जहां पे वो पेरेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है उसको क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी। तो इसकी आगे डेफिनेशंस देखेंगे हम। और गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी रहेंगी? जिसमें कि गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। ठीक है। गवर्नमेंट का शेयर 51% के लगभग रहेगा शेयर। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट कंपनीज रहेंगी। उसके अलावा है फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज हम किसे कहेंगे? जो फॉरेन में लिस्टेड है। वह फॉरेन कंपनीज हैं जो कि फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जिनका की जो मतलब ऑफिस है कहाँ वो रजिस्टर हुई हैं, नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, उनको हम फॉरेन कंपनीज कहेंगे। ठीक है। इसी को आगे टेबल की फॉर्म में भी देखेंगे। मतलब कि हम इसको काइंड्स ऑफ कंपनीज हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी, कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम?
मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी? 2। ठीक है, और मैक्सिमम 200 होंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम चाहिए 7। और तीसरी कौन सी कंपनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स? ओपीसी, 1 मेंबर कंपनी, इसमें एक ही मेंबर होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएंगे कंपनीज? होल्डिंग और सब्सिडरी, जो हमने पीछे देखा, पेरेंट एंड सब्सिडरी। ठीक है, कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आ जाएगी। ठीक है, और एक आएगी एसोसिएटेड कंपनी। ठीक है, एसोसिएटेड कंपनी मतलब है कि एक तरह से जॉइंट वेंचर, कुछ कंपनीज मिलके कोई जॉइंट वेंचर के लिए इकट्ठे हुई हैं और काम कर रही हैं, so those companies will be called as associated companies. Then on the basis of liability क्या रहेंगी? लिमिटेड बाय शेयर्स की वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जितनी भी उस केस में लाइबिलिटी की जो मेंबर्स की है, दैट विल बी लिमिटेड टू द यू कैन से टू द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, उतनी उनकी लाइबिलिटी रहेगी। और इस केस में अगर उन्होंने पूरा पैसा इसमें नहीं पे किया है, देन दे आर लायबल ओनली फॉर द अमाउंट विच हैज बीन अनकॉल्ड और विच हैज बीन अनपेड ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर। तो ये कंपनीज होंगी लिमिटेड बाय शेयर। उसके अलावा आएगी लिमिटेड बाय गारंटी। जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी रहती हैं वो तकरीबन कौन सी कंपनीज होती हैं? जो तकरीबन होती हैं आर्ट साइंस की प्रमोशन के लिए, वो तकरीबन लिमिटेड बाय गारंटी रहती हैं। और जो मेंबर्स मिलके इसको बनाते हैं, मतलब कि दे गारंटी कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप वो कितना अमाउंट जो है दिल कंट्रीब्यूट, तो वो जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा वो इनिशियली डिसाइड हो जाएगा, और they'll contribute that amount in case of winding up. So those are the companies which are limited by guarantee, और इनका बेसिक पर्पस है प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके अलावा आ जाएंगी अनलिमिटेड कंपनीज कि इसमें जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, दैट विल बी अनलिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कि कैपिटल की एक्सेस जो है पब्लिक में और मतलब कि होना और नहीं होना, तो इसके हिसाब से लिस्टेड और अनलिस्टेड रहेंगी कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज हैं जो शेयर मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक इशू आ रहे हैं सब। अनलिस्टेड कंपनीज आर विच आर नॉट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन चार्टर्ड कंपनीज हो सकती हैं। चार्टर कंपनी वो रहेंगी जो एक पर्टिकुलर चार्टर के अंडर बनी हुई है। ठीक है, इसमें हम आगे वो देखेंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज क्रिएटेड अंडर अ पर्टिकुलर चार्टर। ठीक है, और इस तरह की कंपनीज जो हैं अब वो इंडिया में एग्जिस्टेंस में, दीज आर नॉट देयर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी, इसमें आपने बेसिक वर्ड कौन सा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रूट वर्ड इन द स्टैट्यूटरी कंपनीज? चेरिश, चेरिश। Yes, ma'am. हाँ, व्हाट इज द रूट वर्ड इन स्टैट्यूटरी कंपनीज और स्टैट्यूटरी? हाँ जी, यस और नो? एनी वॉलंटियर? चेरिश, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. इसमें बेसिक वर्ड है बेटा स्टैचूट। ठीक है, Permitted, ma'am. Statutory means permitted. स्टैचूटरी मीन्स कि जो एक्ट के हिसाब से, मतलब जो एक्ट बनता है पार्लियामेंट में पास होके, उसको स्टैचूट कहा जाता है। तो जो भी कंपनी है विच इज बीइंग फॉर्म्ड अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट, जैसे कि रेलवेज है या इलेक्ट्रिसिटी के मतलब वो है पावर वाली, वो है कुछ कंपनीज, हाँ, कि जो मतलब एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर बनी है, एक्ट के तहत बनी है। ठीक है, सो दीज आर क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर स्टैचूट, तो उनको हम स्टैचूटरी कंपनीज कहते हैं। ठीक है, रेलवेज इसमें स्पेसिफिकली आप एग्जांपल ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, ये मतलब कि सारी कंपनीज डोमेस्टिक हो जाएंगी। फॉरेन कंपनी कौन सी रहेगी? जो जिसका वो कहो कि वो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, देन कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट में बेसिकली आ जाएंगी सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है,
फॉर फिलेंथ्रोपी के लिए, या मतलब कहो कि फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस चैरिटी के लिए हैं, उनको हम सेक्शन 8 कंपनीज कहेंगे, कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट। इज इट ओके? हम्म। और इसी में इनकॉर्पोरेशन में एक और है, कंपनीज रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कंपनीज बेसिकली कौन सी होगी? विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। ठीक है, और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, उनको हम कहेंगे रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है। और जो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन्हें अपने नाम के पीछे क्या लगाना है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सिंपली वर्ड ऐड करना है लिमिटेड अपने नाम के पीछे। ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड को कौन से वर्ड्स ऐड करने हैं अपने नाम के पीछे? प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट और लिमिटेड दोनों वर्ड्स अपने नाम के साथ ऐड करेंगे, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो मतलब इससे पता चल जाएगा कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड। और अगर वन मैन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, तो उसे अपने नाम के साथ ब्रैकेट में मेंशन करना है, इधर ओपीसी और वन पर्सन कंपनी, उन्हें ये चीज मेंशन करनी। ओके। इधर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, बेसिकली जब कंपनी जो है, मतलब कंपनी को हम कॉर्पोरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। वो हमने देखा था कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये जुरिस्टिक पर्सन, जो कि अपने मतलब कि वो मेंबर्स से अलग है, विच इज डिस्टिंक्ट और विच इज सेपरेट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। तो ये लीगल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ, और इसका सेपरेट स्टेटस है उसके मेंबर्स से अलग। ठीक है। तो कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कंपनीज हैं? विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956, जो उसके अंडर रजिस्टर्ड हुई हैं। ठीक है, उसको हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बोलेंगे या रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है। अनइनकॉर्पोरेटेड में कौन आ जाएंगी? जैसे कि पार्टनरशिप है, ठीक है, वो अनइनकॉर्पोरेटेड हो गई। ठीक है। एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी सच एज ए पार्टनरशिप इज ए मियर कलेक्शन ऑफ और यू कैन से एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि अनइनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड में जैसे कि पार्टनरशिप है, इट इज ओनली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज। और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कौन सी है? इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। तो इसमें इसके मेंबर्स और जो मतलब वो है ये कंपनी, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप के केस में हम देखते हैं कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में जब लाइबिलिटी का इशू आता है उस केस में, तो लाइबिलिटी में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, दैट बिकम्स समटाइम्स द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, अगर उस केस में पार्टनरशिप फर्म के वो एसेट्स सेटिस्फाई करने के लिए पूरे नहीं है उन लाइबिलिटीज। तो मेंबर्स को अपनी प्रॉपर्टी में से भी, पर्सनल प्रॉपर्टी में से उन लाइबिलिटीज को सेटिस्फाई करना है। तो यानी कि पार्टनर्स में और फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देन आ रही हैं चार्टर्ड कंपनीज, जो एक पर्टिकुलर चार्टर के अंडर बनी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। द क्राउन इन द एक्सरसाइज ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव हैज पावर टू क्रिएट ए कॉर्पोरेशन। इसमें क्राउन, वो रानी के टाइम की बात है, मतलब ये ब्रिटिश इरा के टाइम की, तब मतलब वो मतलब कि क्वीन के मतलब कि उसी के कंसर्न में हम बात कर रहे हैं कि वो रॉयल प्रेरोगेटिव है उनका, कि वो एक कॉर्पोरेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय अ ग्रांट ऑफ ए चार्टर। चार्टर की ग्रांट के मतलब कि दे अलाउ अ क्रिएट ए पर्टिकुलर चार्टर, और उसके अंडर वो कंपनी क्रिएट करेंगे। बाय द ग्रांट ऑफ ए चार्टर टू पर्संस असेंटिंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, जो पर्संस इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं उनके लिए होगी, एंड दीज आर नोन एज चार्टर्ड कंपनीज। द पास एंड नेचर ऑफ सच कंपनीज जो हैं वो कहाँ डिफाइन होगी? उनके पर्टिकुलर चार्टर में। ठीक है, दैट पर्टिकुलर चार्टर इट विल डिफाइन व्हाट विल बी द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। After the country attained independence, these type of companies do not exist in India. आज ये इंडिया में नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले थी, पर अब नहीं है। ठीक है। मोर ओवर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी।
दीज वर क्रिएटेड अंडर ए पर्टिकुलर चार्टर, मतलब वो ब्रिटिशर्स ने ये क्रिएट की थी, ठीक है, बट दीज आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस एंड दीज आर नॉट कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। स्टैट्यूटरी कंपनीज अभी हमने डिस्कस किया, जो एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट के अंडर क्रिएट की गई है, एक पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर क्रिएट की गई, जैसे LIC भी है, लाइफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज क्रिएटेड अंडर ए पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। अ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड बाय मींस ऑफ अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। क्या इसमें आपको वर्ड क्या, मतलब कीवर्ड क्या है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर ये क्रिएट होंगी, और एनी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के अंदर अंडर कोई क्रिएट की है कंपनी बाय, मतलब कि लेजिस्लेचर का मतलब है एक लॉ के अंडर, एक एक्ट के अंडर, तो उनको क्या कहा जाएगा, स्टैट्यूटरी कंपनीज। और इसमें मतलब सच कंपनीज आर जनरली फॉर्म टू कैरी आउट सम स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग के काम के लिए स्पेशली इनको क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि रेलवेज, वाटर वर्क्स, गैस, इलेक्ट्रिक जनरेशन एक्सेट्रा, उन सब के लिए इसको क्रिएट करेंगे। और ये जो कंपनीज हैं इसको गवर्न किसके थ्रू होंगी, जिस एक्ट के अंडर बनी हुई है वही एक्ट इनको गवर्न करेगा। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द एक्ट्स क्रिएटिंग देम एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अदरवाइज जो है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इनको क्या चाहिए, अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जरूरत है, पर लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनीज को इसमें एग्जेम्पशन है, उनको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्ट के अंडर गवर्न हो रही है। स्टैट्यूटरी कंपनी दो ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कि इसको ओन तो गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है, पर इसकी एंटिटी क्या है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने मेंबर से अलग है। एंड इसको हम, ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज है, इसे हम गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं कह सकते, इसको इट इज नॉट कंसिडर्ड एज और रिगार्डेड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आ रही है रजिस्टर्ड कंपनीज में, ठीक है। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या अर्लियर कंपनीज एक्ट जो है उन्हें रजिस्टर्ड कंपनीज कहेंगे। उन कंपनीज के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उन्हें कौन ग्रांट करेगा, रजिस्ट्रार। कौन सा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और कौन से रजिस्ट्रार और कंपनीज उनको ग्रांट करेगा, जिसके ज्यूरिस्डिक्शन में वो पर्टिकुलर कंपनी आती, ठीक है। जहां वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, अगर पंजाब में सिचुएटेड है तो आपको देखना है कि पंजाब के लिए कौन से रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है, चंडीगढ़ में अप्लाई करना है, कहाँ करना है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, ठीक है। सच कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड a certificate of incorporation is granted to them by the registrar, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनी जो है इसमें किस तरह की आगे हो सकती है, उसकी टाइप्स दी हुई हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स में लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी उनकी, और कितने तक वो उनकी लिमिट रहेगी, टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, उतने के लिए वो लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होगा, कि उस केस में, लिमिटेड बाय गारंटी के केस में होगा कि ये फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस उस सब के लिए होंगी। और इस केस में you can say the capital will be called by the members at the timing of winding up, और हर मेंबर प्रॉमिस करेगा, गारंटी देगा कि कितना कितना वो अमाउंट कैपिटल की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। अनलिमिटेड कंपनीज विल ऑफ कोर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी हम देखेंगे कि व्हाट वी मीन बाय पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो डिफाइन किया हुआ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी 2013। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होएगी, जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है, ओके, ऐसे ही इसमें कहा हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक लिमिटेड वो है, पहला इसमें बहुत ही मतलब वो इजी पॉइंट है, जैसे हम जनरली कई बार कह भी देते हैं, तो वह कौन सी कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है। सेकेंडली उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 5 लाख है।
या उससे हायर पेड अप कैपिटल है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब की गई है समय समय पर। ठीक है, और कितने मेंबर चाहिए इसमें रजिस्टर होने के लिए? लकी 7। ठीक है, लकी 7, एटलीस्ट 7 मेंबर, यानी कि एटलीस्ट का मतलब है कि उससे ज्यादा हो सकते हैं बट नॉट लेस देन 7। ठीक है, कम से कम 7 होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं बट नॉट लेस देन 7। इसी को देखेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, बेसिकली इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे एक्सेट्रा। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स in which there is no restriction on the maximum number of members। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसमें रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे भी नहीं है, और इसमें रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट पे भी नहीं है। पब्लिक से डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, और इसमें जो लाइबिलिटी है वो मेंबर्स की, वो क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड, कहाँ तक? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, जो अनपेड अमाउंट है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम अगर उसमें कोई एड ऑन है, उतने तक के लिए लिमिटेड है। देयर ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय अ मेंबर, कि मेंबर के पास जितने शेयर्स हैं उसमें उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स पे प्लस प्रीमियम। अगर से 100 रुपीज का शेयर्स है प्लस उस पर 20 प्रीमियम है, 120 का हो गया। उसने मतलब कि कंपनी ने जो कॉल किया हुआ है शेयर्स पे अमाउंट से, उन्होंने कॉल किया हुआ है 70 रुपीज। तो यानी कि कितने तक लिमिटेड है उस पर्टिकुलर ईच मेंबर की लाइबिलिटी ईच ऑन ईच ईयर? कितने पे है? कितने रह गया? 120 माइनस 70, दैट इज 50 रुपीज। तो उस केस में 50 रुपीज जो है वो पेंडिंग लाइबिलिटी उनकी रह गई, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। दे आर नॉट पर्सनली लाइबल इन दिस केस। ठीक है, और मेंबर जो है इसमें मिनिमम 7 रहेंगे, ये आपको मालूम ही है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो कंपनी जो सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी भी जो है वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो वो कंपनी जो विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी, जो किसी कंपनी की सब्सिडरी है, यानी कि उसकी मतलब होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, पर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, उसे पब्लिक कंपनी की तरह एज्यूम करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, even where such subsidiary continues to be a private company in its articles। कि जहां पे वो सब्सिडरी कंपनी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, बट उसको ट्रीट कैसे करेंगे? उसको ट्रीट करेंगे एज ए पब्लिक कंपनी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हम प्राइवेट कंपनी पे। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। हमने पब्लिक लिमिटेड का कौन सा सेक्शन था? एनीवन हु कैन रिमेम्बर? हाँ जी, बताइए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ठीक है, द वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख या उससे ज्यादा का हायर अमाउंट, हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स के द्वारा वो क्या कर रही है? ट्रांसफरेबिलिटी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, जबकि पब्लिक में अलाउ करती है, नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर। हाँ, और क्या है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने पे लिमिट कर रही है? ये 200 में। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो वो तो 1 पर्सन ही फिर होगा। ठीक है, अब इसमें 200 कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, नंबर कैसे काउंट होगा इसको आगे हम वो भी देखेंगे।
ठीक है, अगर दो लोगों ने मिलके एक शेयर ज्वाइंटली लिया है तो उसमें उसको मेंबरशिप में उसको दो नहीं मानेंगे, उसको वन ही मानेंगे। ठीक है, अगर एक शेयर ज्वाइंटली तीन लोगों ने ले लिया, चार ने ले लिया, तो ये नहीं कि चार मेंबर हो गए प्राइवेट कंपनी के, दे टुगेदर बी कंसिडर्ड एज ओनली वन। ठीक है, वन मेंबर ही माना जाएगा। ठीक है, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly। ठीक है, दो या उससे ज्यादा लोग जॉइंटली वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे शेल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। इस क्लॉज के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के हिसाब से उनको सिंगल मेंबर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर ये चार लोग मिलके वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो उनको चार मेंबर मानेंगे ज्वाइंटली। When they are holding jointly, the person will be considered to be as a single person. Fine? ठीक है, Yes. ओके। इसमें और क्या बताया हुआ है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्संस जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, उनको हम मेंबर नहीं काउंट करेंगे। पर्संस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या वो पहले कंपनी में काम कर रहे थे, और पर्संस हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased, shall not be included in the number of members। इनको हम number of members में इन 200 काउंट करने के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड प्रोहिबिट्स, और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये प्रोहिबिट क्या करती है, क्या रोकती है, क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सॉरी प्राइवेट लिमिटेड के जो भी सिक्योरिटीज हैं वो मतलब कि प्राइवेट कंपनी को रोका गया है कि वो पब्लिक में इनविटेशन नहीं दे सकती। पब्लिक में इनवाइट कौन कर सकती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, और प्राइवेट कंपनी का क्या बताया हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज दीज आर ट्रीटेड एट पार विद पब्लिक कंपनीज एज फार एज कंप्लाइंसेस अंडर द एक्ट आर कंसिडर्ड और कंसर्न। ठीक है, कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको हम पब्लिक की तरह ही ट्रीट करते हैं एज फार एज जो इस एक्ट के अंडर उसे कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। कंप्लायंस का मतलब है कि जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें हम उसे पब्लिक के ही इक्विवेलेंट एक तरह से कंसिडर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस जो हैं आर लेस एज कंपेयर टू दोज गिवन बाय द एक्ट। इसमें नंबर ऑफ एग्जेम्पशन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कम है। ठीक है, जो एक्ट के अंडर दी गई है। सो दैट वाज अबाउट प्राइवेट कंपनी। फाइन, अंडरस्टूड दिस? समझ आया? नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको हम कहेंगे? ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 क्या कहता है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी के अलावा, एक्सेप्ट पब्लिक कंपनी यू कैन से, जिसकी की पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? 50 लाख से ज्यादा की नहीं है, ऑफ विच पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा की नहीं है, और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, या कोई हायर अमाउंट भी हो सकता है जो प्रिस्क्राइब किया गया है, विच शेल नॉट बी मोर देन 5 करोड़, कि 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो हम स्मॉल कंपनी को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, या हम उसके टर्नओवर के बेसिस पे कि उसका ईयरली टर्नओवर कितना है। ठीक है, और क्या है सेकंड में? टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ठीक है, जिसका की जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा का सालाना नहीं है। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन ₹20 करोड़, या कोई हायर अमाउंट जो कि 20 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें जो है वो बदल के 10 करोड़, 5 करोड़ वाली 10 करोड़ हो चुकी है, और 20 करोड़ वाली 100 करोड़ कर दी गई है फॉर अ स्मॉल कंपनी। ओके, अब इसमें क्या अप्लाई नहीं होगा? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी। कि ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। ओके,
और कौन सी कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होएगी? जो कंपनीज सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर हुई है। सेक्शन 8 के अंडर कौन सी कंपनीज हुई है रजिस्टर? रविंदर, जोरावर, कौन सी कंपनीज हैं जो सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर हुई हैं? कैन यू रिप्लाई टू दिस? चैरिटेबल मैम, हाँ जी, चैरिटेबल कंपनीज मैम। वाह भाई बिंदर, छा गए, बढ़िया। हाँ, वो कंपनी जो चैरिटेबल नेचर की हैं, प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस के लिए हैं। ठीक है, तो उनको हम स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन में नहीं लेंगे, ना हम होल्डिंग और सब्सिडरी को लेंगे। ठीक है, और कौन सा नहीं लेंगे? अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा जो कंपनीज बनाई गई हैं उसे भी हम स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंशिएट। अगर हम पेड अप कैपिटल के बेसिस पे करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख चाहिए, पब्लिक लिमिटेड के लिए 5 लाख चाहिए पेड अप कैपिटल। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। पब्लिक लिमिटेड के लिए 7 चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और डायरेक्टर्स जो हैं, पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर्स की जरूरत है मिनिमम, और प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है पब्लिक लिमिटेड में तो फ्रीली ट्रांसफर हो जाते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड रिक्वायर्स द प्रायर परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से उसमें ट्रांसफर अलाउ करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन के साथ। ओके, और स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, जब कंपनी बेटा इनकॉर्पोरेट होती है तो सबसे पहले उसे उसकी जो मीटिंग करते हैं उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहा जाता है। और ये मीटिंग जो है इट हैपेंस ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को करनी होती है, बट प्राइवेट को इसकी जरूरत नहीं होती। ओके, ठीक है। तो इसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये होल्ड करने की जरूरत नहीं है, पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये करनी है अपना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के बाद। मस्ट होल्ड आफ्टर 1 month and before 6 months from the date of obtaining the certificate of commencement of business। जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। इसमें एक और चीज है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट जब उन्हें मिलेगा जिस डेट को, तो उसके 1 महीने के बाद, और जिस डेट को वो सर्टिफिकेट मिला उसके 6 महीने के विद इन। ठीक है, यानी कि वो 5 महीने का एग्जैक्ट टाइम है जिसके अंदर उन्हें की वो मीटिंग होल्ड करनी है स्टैच्यू। ठीक है, और अगर ये मीटिंग होल्ड नहीं करते हैं तो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि ये कंपनी वाइंड अप भी हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, आवाज आ रही है? द वॉइस इज ऑडिबल? रविंदर, चैरिश, बिंदर, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। डायरेक्टर से रिलेटेड क्या प्रोविजन है कि प्राइवेट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अपॉइंट करने के लिए अपने मतलब अपॉइंट और रीअपॉइंट करने के लिए अपने एमडीज को और होल टाइम डायरेक्टर्स को। और मैनेजरियल रेम्युनरेशन के केस में प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे वो दे सकते हैं अपने एमडीज और डायरेक्टर्स को। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि पब्लिक व्यू में आ गई तो वहां रेम्युनरेशन की लिमिट एक फिक्स कर दी गई है। रेम्युनरेशन जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स तक हो सकता है। और प्राइवेट कंपनी जो है इसे इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उसका एक इंडेक्स मेंटेन करना होता है, तो वो इसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और पब्लिक लिमिटेड में मेंटेन करना पड़ेगा अगर उसके मेंबर्स 50 से ज्यादा हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं,
तो अगर वो 50 से एक्सीड कर रहे हैं तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड में क्या है, मस्ट मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 50। और पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है, ये मालूम है कि रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है और पब्लिक कंपनी में वो इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक से, ठीक है, दे कैन गिव द इनविटेशन टू द पब्लिक, बट प्राइवेट कंपनी में जो आर्टिकल्स हैं उसके वो प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं फ्रॉम गिविंग द इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो है, प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है, बिजनेस शुरू करना, अभी आपको बताया था स्टैट्यूटरी मीटिंग के टाइम, ठीक है, कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके फटाफट से बिजनेस शुरू कर सकती है इमीडिएटली, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी ऑब्टेन करना है और उसके बाद वो बिजनेस एक्चुअली स्टार्ट कर सकती है। देन प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी को मतलब ये फाइल करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रार के साथ प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि अगर एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया गया तो उसकी जगह एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रोस्पेक्टस की जगह वो उन्हें फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ, लेकिन प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रार के साथ, तो एग्जेम्पशन है उसको। ओके, so those were the differences in case you can say between private company and a public limited company. Is it okay? Yes, ma'am. अब देखेंगे सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी, हाँ, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी in relation to any other company, that is to say the holding company in relation to any other मतलब किसके रिलेशन में, होल्डिंग कंपनी के रिलेशनशिप में, means the company in which the holding company, सब्सिडरी कंपनी उसे कहेंगे जिसमें कि होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे उसको वो कंट्रोल कर रही है, यानी कि वो उन्हें अपॉइंट कर सकती है, उन्हें हटा सकती है होल्डिंग कंपनी, या क्या कर रही है, और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। होल्डिंग कंपनी जो है उसका सब्सिडरी कंपनी में मतलब मोर देन यू कैन से हाफ ऑफ शेयर कैपिटल उसके उसने खरीदा हुआ है, उस इतना इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने, तो मोर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल इज देयर विद द होल्डिंग कंपनी। तो इस केस में क्या होगा कि जो दैट विल बी मतलब उसको कंपनी को कहा जाएगा सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन है, जिसमें कि होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। मोर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल इधर एट इट्स ओन, होल्डिंग कंपनी ने या तो अकेले खरीदा हुआ है, ठीक है, या क्या किया हुआ है, मिलके खरीदा हुआ है, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, या कुछ पार्ट होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है, कुछ उसकी सब्सिडरी और कोई सब्सिडरी उसने खरीदा हुआ है, तो उसको मिला के अगर मोर देन हाफ है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। और जिसमें उन्होंने ये मोर देन हाफ खरीदा हुआ है होल्डिंग और सब्सिडरी ने, तो वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके, तो इसको अगर हम देखें तो कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सब्सिडरी कंपनी कब मानेंगे, होल्डिंग की, even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company। इसमें बेसिकली मतलब आपको वो एग्जांपल से, अगर एक में कंपनी है, ए कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी लेते हैं, ठीक है, और बी को लेते हैं उसकी सब्सिडरी, ठीक है, तो इस केस में मतलब ये है जो ए कंपनी है वो बी कंपनी में कंट्रोल क्या कर रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, उनकी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल एक्सेट्रा। या फिर ए कंपनी जो है बी कंपनी में उसने आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल खरीदी हुई है,
ठीक है, तो उस केस में ए विल बी होल्डिंग कंपनी एंड बी विल बी सब्सिडरी कंपनी। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि एक ए होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और एक उसकी सब्सिडरी कंपनी है डी, ठीक है, डी डी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो ए कंपनी ने डी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और ए और डी ने मिलके, ए और डी ने ज्वाइंटली यानी कि मिलके उन्होंने बी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल अगर ले लिया, तो उस केस में जो है वो बी कंपनी जो है वो किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी? ए कंपनी। ठीक है, जो समझ आया आपको एग्जाम्पल चेरिश? Yes, ma'am. समझ आया आपको? जी मैम। ठीक है, कि अगर होल्डिंग कंपनी की कोई और भी सब्सिडरी कंपनी है और दोनों ने मिलकर किसी और सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस केस में मतलब कि वो जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब्सिडरी कंपनी वो होल्डिंग का ही पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल का मीनिंग क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करना, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल। ठीक है, और कंपनी का मतलब है इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट जो है कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है। ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस सब्सिडरी कंपनी। अब आ गया एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी आपको एग्जाम मतलब बताया था कि जो जॉइंट वेंचर के फॉर्म में मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में दी हुई है। और ये कौन सी है? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। तो इसमें बेसिकली सब्सिडरी कंपनी को एसोसिएट कंपनी नहीं कहेंगे। ठीक है, हम उसको कहेंगे जिसमें कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी, जो जॉइंट वेंचर के लिए आ रही है उसे इंक्लूड करेंगे बट सब्सिडरी को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। यानी कि एक कंपनी का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। कितना इन्फ्लुएंस? मतलब एटलीस्ट उन्होंने 20% शेयर कैपिटल उसमें होल्ड कर रहे हैं, खरीदी हुई है, और ऑफ 20% ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट, या वो बिजनेस डिसीजंस को उनके कंट्रोल कर रही है दूसरी कंपनी, तो उसको एसोसिएट कंपनी कहेंगे। ठीक है, और कंट्रोल का बेसिकली मतलब क्या है? कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, मैनेजमेंट के जो पॉलिसी डिसीजंस है उस सब में उनका होल्ड होना, कोई वोटिंग हो रही है, कुछ हो रही है, उसमें इन्फ्लुएंस करना। तो जो कंपनी ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही है उसको एसोसिएट कंपनी कहा जाएगा। ओके, फाइन, शैल वी मूव फर्दर? नेक्स्ट आ गई गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? जिसमें कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। यानी कि जिसमें कि 51% से कम नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या वो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या गवर्नमेंट्स होल्ड कर रही है। दीज गवर्नमेंट्स का मतलब क्या हो गया? ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड कर रही हैं नॉट लेस देन 51%, या इसी को दिया हुआ है और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कि कुछ पार्ट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 51% अगर है, हाँ, और कुछ उसमें स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मिलजुल के उनका टोटल नॉट लेस देन 51% है, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है, और इसमें इंक्लूड क्या कर रहे हैं? एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो उस केस में उसको भी गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही मानेंगे। ठीक है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इज इट ओके? Yes, ma'am. फाइन। ठीक है, फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42।
ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, जिसका हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि वो रजिस्टर तो इंडिया के बाहर हुई है बट बिजनेस आके इंडिया में कर रही है। ठीक है, इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको हम फॉरेन कंपनीज कहेंगे। ठीक है, और इसमें कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था 74 का, उसमें क्या डिफाइन किया था? इट प्रोवाइड्स दैट वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स and or companies incorporated in India, it shall have to comply with such of the provisions of the act as may be prescribed as if it were a company incorporated in India. तो वो कंपनीज को मतलब इस तरह से हम करेंगे ट्रीट कि मतलब जैसे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, और उसमें नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल जो है इंडियन सिटीजन के पास होनी चाहिए, और एंड और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इन इंडिया, इट शेल हैव टू कंप्लाई, उसको फॉलो करने पड़ेंगे जो इंडिया के कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं। और इसमें क्या आएगा? अ कंपनी हैविंग ऑल फॉरेन शेयर होल्डर्स मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर हुई है पर उसके शेयर होल्डर्स सारे फॉरेनर्स हैं, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? अगर वो इंडिया में रजिस्टर ऐसे हुई है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज एन इंडियन कंपनी। यानी कि मेंबर्स के रेजिडेंस से, सिटीजनशिप से उसका कोई लेना देना नहीं है। इंडियन कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर हुई है, एंड फॉरेन कंपनीज जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई हैं बट उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया। और ये चीज इसमें मेंशन की हुई है। ठीक है, अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode। चाहे वो फिजिकली इधर ऑपरेट कर रही है बिजनेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रही है, ठीक है, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। और वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है कंडक्ट? बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी किसी भी मैनर। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। इसके अलावा 1% कंपनी, ये सेक्शन मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई गई, उससे पहले नहीं थी एक 1% कंपनी। ठीक है, तो 1% कंपनी क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में दिया हुआ है। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। नाम में ही है ये तो, है ना, सिंपल है। ठीक है, पर इस कंपनी को अपने नाम के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है? 1% कंपनी आफ्टर इट्स नेम, उनको ऐड करना है ब्रैकेट में कि ये 1% कंपनी है। 1% कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 3 मे बी ईदर, ये कंपनी जो है जैसे बाकी कंपनीज है, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी, और क्या हो सकती है? अनलिमिटेड कंपनी। तो इस तरह की ये 1% कंपनी हो सकती है। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, तो 1% कंपनी इज कंसिडर्ड एज ए प्राइवेट कंपनी, इसको प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, only a natural person who is Indian citizen and resident in India is eligible to incorporate OPC। सेक्शन रूल 3 क्या कहता है कि ये 1% कंपनी कौन बना सकता है? नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन का मतलब है कि जो पर्सन जिंदा है, फिजिकली एग्जिस्टेंस में है, और वो इंडिया का सिटीजन है और इंडिया में रहता है, रेजिडेंट है। ठीक है, वही 1% कंपनी बना सकता है, यानी कि फॉरेन नेशनल इसको नहीं बना सकता। इसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं। मेनी रिलैक्सेशन हैव बीन ग्रांटेड टू ओपीसी इन कंप्लायंसेस एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, रूल्स को सिंपल किया गया है ओपीसी के लिए, ठीक है, ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। और ओपीसी को जैसे कि एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है, एक ही मेंबर है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की तरह से कंसिडर करते हैं। और इसको रिलैक्सेशन दी गई है बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड मीटिंग्स को होल्ड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एग्जेम्पशन दी गई है, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एक्सेट्रा। तो ऐसी एग्जेम्पशंस ओपीसी के पास अवेलेबल हैं। ओके, और इसमें एक आ जाती है, ऑलमोस्ट वी आर एट द लास्ट, इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464।
सेक्शन 464 जो है, इसमें इलीगल एसोसिएशन किसको कहेंगे? इलीगल एसोसिएशन हम कहेंगे प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी, एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 पर्सन्स इन केस ऑफ बैंकिंग। पार्टनरशिप में 10 लोग चाहिए, बैंकिंग के लिए 50 से ज्यादा चाहिए, मतलब कि नॉट मोर देन 50 होने चाहिए। कि फॉर बैंकिंग के लिए 10 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड एंड फॉर अदर पर्पजेस इट कैन बी 50। तो अगर ये उनकी लिमिट 10 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है, 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 50 in case of any other business which has for its objects the acquisition of gain, और उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट मोटिव है इसका। जो ये पार्टनरशिप है या ये कंपनी या एसोसिएशन है, इसका मोटो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। which has for its object the acquisition of gain can be legally formed unless it is registered under the Companies Act or is formed in pursuance of some other Indian law। तो 10 से ज्यादा जो है, 50 से ज्यादा जो है, कि इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट मोटिव है। अगर वो पार्टनरशिप एसोसिएशन है, पार्टनरशिप फर्म है, 10 से ज्यादा है बैंकिंग बिजनेस में पर्सन्स उसके, और 50 से ज्यादा है एनी अदर बिजनेस में, तो उसे रजिस्टर करवाना बनता है, अदरवाइज वो इलीगल एसोसिएशन बनता है। और रजिस्टर करवाना है उसे कंपनीज एक्ट के अंडर। इफ दे आर नॉट सो रजिस्टर्ड दे वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल एसोसिएशन। तो वो पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन जिसके कि मेंबर्स मोर देन 10 है इन केस ऑफ बैंकिंग, और मोर देन 50 यानी कि जो उनकी मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो उस केस में उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसे इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, और जब इलीगल एसोसिएशन मानेंगे तो फिर पेनल्टीज भी लगेगी। ठीक है, सच काइंड ऑफ मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर, पेनल्टीज विल बी इम्पोज्ड, और एंड सम अदर मतलब कि पर्सनल लायबिलिटी उन मेंबर्स की बढ़ जाएगी कि 10 से ज्यादा होने के बावजूद वो बिजनेस करी जा रहे हैं। ओके, क्लियर अबाउट दिस? उसके बाद एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी हैं? सेक्शन 4 कहता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाए, और प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाए। और सेक्शन 8 में कौन सी कंपनीज आ रही हैं? विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, चैरिटी है उनका मोटो। Section 8, however, provides that the center government may license, direct that any association be registered as a company with limited liability without using the words limited or the words private limited। ठीक है, सेक्शन 8 वाली जो कंपनीज हैं वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लगाए बिना अपने को रजिस्टर कर सकती हैं। ठीक है, और एसोसिएशंस जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट, द सेंटर गवर्नमेंट शेल ग्रांट अ लाइसेंस। सेक्शन 8 वालों को लाइसेंस कब मिलेगा? The association about to be formed as limited company aims at promotion of art, science, religion, charity or any useful object। अगर उनका पर्पस है प्रमोशन करना, हमने देख लिया कौन से कामों के लिए, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस एक्सेट्रा। एंड वो अपने प्रॉफिट्स किस लिए यूज करना चाहती है? ओनली फॉर प्रमोटिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। वो इसको डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांट सकती। एंड इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, एंड it prohibits the payment of any dividend to its members। ठीक है, एसोसिएशन प्रॉफिट जो है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस तब देगी अगर वो प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस के लिए है, या फिर और क्या है, उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है अपने इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आर्ट साइंस के प्रमोशन में ही यूज करना है। साथ में वो जो प्रॉफिट है उसे वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने मेंबर्स में नहीं बांटेगी, तब उन्हें इस सेक्शन 8 के अंडर लाइसेंस मिलेगा। Thank you everybody. Thanks a lot.